अस्सलामुअलैकुम। छोटे शहरों की बड़ी खबरों और बड़े शहरों के अहम इश्यूज़ के साथ प्रोग्राम दिन भर से मैं हूं ज़ैनब जतोई और मैं हूं ज़शान बशीर। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे ग़िज़ाई ज़रूरत की। दूध की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। वैसे तो 30% पर महंगाई की शरह पहुंच चुकी है, लेकिन दूध की कीमतों में ये इजाफा बेतहाशा हो रहा है। जो दूध ग़िज़ा भी है और सेहत भी, इस हवाले से लोगों को शदीद मुश्किलात का भी सामना है, जबकि कमिश्नर मुख्तलिफ शहरों के वो भी इस हवाले से किसी भी तौर पर कार्रवाई करने में नाकाम दिखाई देते हैं। यहाँ इसी पे प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। आज हमने एक रिपोर्ट तैयार की है इस हवाले से। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान दूध पैदा कराने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। 38 मिलियन दूध देने वाले जानवरों के साथ 61 मिलियन टन की सालाना पैदावार, मगर फिर भी 20 से 25 अरब हर साल डेयरी प्रोडक्ट की इंपोर्ट पर खर्च करने पड़ते हैं, जिसकी वजह मुल्क की बढ़ती आबादी और गैर साइंसी डेयरी फार्मिंग है। 37 से 40 अरब डॉलर पर मुश्तमिल डेयरी इंडस्ट्री में सालाना 3.2% की शरह से इजाफा हो रहा है। दूध की पैदावारी सलाहियत के लिहाज से पंजाब 64% के साथ सबसे आगे है, जबकि सिंध का हिस्सा 26, खैबर पख्तूनख्वा का 7 है। मुल्क में भैंसों और गाय से दूध हासिल करने की रोजाना शरह बिल तरतीब 14 और 10 लीटर है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक से 5 से 6 गुना कम है। पाकिस्तान में फी कस सालाना दूध का खर्च 231 लीटर है, जबकि दूध का माहाना बिल एक खानदान के माहाना किचन अखराजात का 27% बनता है। लेकिन फिर भी बच्चे, नौजवान और खवातीन मयारी सेहत के लिए मतलूबा मिकदार में दूध की दस्तयाबी से महरूम है। पाकिस्तान जनरल ऑफ पब्लिक हेल्थ के मुताबिक मुल्क में हड्डियों के भुरभुरेपन के शिकार अफराद की तादाद 11.3 मिलियन है, जबकि 4 करोड़ अफराद हड्डियों की कम संगीन बीमारियों में मुब्तला है। अमरीकी तहकीक के मुताबिक जिसमें कैल्शियम की मिकदार पूरी करने के लिए रोजाना 629 मिलीमीटर दूध हर शख्स के लिए जरूरी है, जो बदकिस्मती से हर पाकिस्तानी के लिए दस्तयाब नहीं है। जी नाजरीन, तो रिपोर्ट आपने देखी कि दूध खरीदना कितना मुश्किल हो चुका है शहरियों के लिए, और जहां दूध 200 रुपए लीटर तक दूध जो है फरोख्त किया जा रहा है, जबकि दही का फी किलो निर्ख 300 से बढ़ चुका है। बच्चों के लिए ग़िज़ा और सेहत का हुसूल मुश्किल हो चुका है, और महंगाई के मारे कराची के शहरी रोते बिलखते बच्चों के लिए महंगे दूध का इंतज़ाम कैसे कर पा रहे हैं। इसी बारे में बात करेंगे। वहाँ से हमारे मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। बताइएगा, इस वक्त जो है वो कराची में दूध की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। जो कमिश्नर की जानिब से कीमतें मुकर्रर की गई थी, उस हवाले से भी अमल दरामद नहीं हो पा रहा। वजह क्या है इसकी? दीगर हिस्सों की तरह, दीगर शहरों की तरह कराची में भी दूध की कीमतों में बहुत ही वाज़ेह इजाफा हो गया है। तकरीबन कह सकते हैं कि पिछले महीनों जो दूध 160 रुपये फ़ी किलो मिल रहा था दुकानों पर, इस वक्त वो 180 से 200 रुपये किलो तक चला गया है। पिछले महीने तक जो है ये दूध की कीमत में अचानक जब इजाफा हुआ और दुकानदारों ने आज खुद इजाफा करके इसे 200 रुपये फ़ी किलो कर दिया, तो उसके बाद कमिश्नर कराची की जानिब से एक्शन तो लिया गया, और जो मिल्क रिटेलर्स हैं उनकी जानिब से जो है उनसे मुज़ाकरात भी किए गए, और उसके बाद कमिश्नर कराची और उनकी बाकायदा मशावरत के बाद 170 रुपये किलो जो है वो दूध की कीमत फ़िक्स की गई। लेकिन इस वक्त कराची की तकरीबन किसी भी दुकान पर 180 से कम जो है वो दूध फरोख्त नहीं हो रहा। दूध फरोशों का ये कहना है कि जो है दूध की कीमत में जो वाज़ेह इजाफे का सबब है वो एक तो ये कि पीछे से दूध जो है बहुत ज़्यादा महंगा आ रहा है डेयरी फार्मर्स की तरफ से, और वो इसीलिए जो है वो रिटेल प्राइस जो है उसकी 180 से 200 के दरमियान लेने पे मजबूर हैं। इसीलिए जो है बहुत सारे लोग जिनके घरों में 2 टाइम चाय बन रही थी, उनके घरों में अब 1 टाइम चाय बन रही है। जबकि हमारी इस हवाले से होटल मालिकान से या दीगर जो कारोबारी अफराद हैं जिनमें दूध का कारोबार भी है, यानी दूध या लस्सी या ठंडी बोतल का कारोबार है, वो भी शदीद मुतासर है दूध की कीमतों में इजाफे की वजह से। जी बहुत शुक्रिया आपका नाज़िश। आप हमें बता रही थी कि दूध का हुसूल जो है वो कितना मुश्किल हो चुका है। मुज़ाकरात किए गए, 170 रुपये जो है वो कीमत मुख्तस की गई दूध की, लेकिन उसके बावजूद 180 रुपये में दूध जो है फ़रोख्त हो रहा है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और आपको बताया कि शहरी जो हैं किन किन मुश्किलात का शिकार हैं, शहरियों को अपने बच्चों के लिए दूध खरीदने में क्या मुश्किलात हाइला हो रही हैं, शहरियों से सुने। बढ़ जाती है, ग्राहक को मुतमईन करना मुश्किल हो जाता है, समझे। तो इस तरीके से महंगाई बढ़ती है तो हमारा जो है ना फिर कारोबार भी कम हो जाता है। जिनके 4-4, 5-5 बच्चे हैं, जो दूध पीने वाले बच्चे हैं, उनके तो रेंज से बाहर हो गया ये। फ़र्क ये
तो पड़ा ही नहीं है। पहले मैं 10,000 बेचता था, गुजारा हो जाता। अब 20,000 बेचता फिर भी गुजारा नहीं होता बच्चों का। क्या कोई बचत तो नहीं हो रही है ना, सारी चीजें महंगी मिल रही है, सब चीज महंगी है। हम लोग बहुत बेजार हो गए, लेकिन क्या करें, मेहनत करना पड़ता है। जितने दिहाड़ी कमाए तो इतना लेके जाते हैं, घर में गुजारा भी होते भी नहीं, बच्चों का फीस भी नहीं भर सकते, मजबूरी भी बहुत ज्यादा है हम लोगों का। फिर हर चीज में दाम बढ़ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, अपनी मर्जी के दुकानदार रेट खोलते हैं। हमें मेहनत डबल के करनी पड़ती, 3 जगह पे काम करे तो तांग पूरा करना पड़ता है। SDM आता है 180 रुपए बिकता है, फिर 200 रुपए हो जाता है, 190 रुपए हो जाता है, कोई बोलने वाला नहीं है। हम अपना आप पालें, बच्चों को पालें, सारी चीज़ें इसी यहीं से आउट हो जाती हैं आपकी। दूसरी अशिया है उसके अंदर दूध का इस्तेमाल है, आप उन चीज़ों को नहीं कम कर सकते। दूध और दही हमारा अभी बजट में नहीं है कि हम ले सकें, सब महंगे हो रहे हैं और ऊपर से ये हालात भी ऐसे हैं हमारे। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है दूध की ख़रीदारी में। जहां कीमतें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं, वहां लोगों का कहना है कि उनकी क़ुव्वत ख़रीद जवाब देती जा रही है। लेकिन इस हवाले से जो आला हुकाम हैं वो भी कुछ करने से गुरेज़ा हैं और नाकाम दिखाई देते हैं। बिल्कुल। और जिशान, जिस तरह से हमारे रिपोर्टर ने हमें बताया कि दूध जो है मुज़ाकरात किए गए और दूध 170 रुपये जो है उसकी कीमत मुख्तस की गई है, लेकिन उसके बावजूद 170 रुपये पे फ़रोख्त नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, इसी बारे में बात कर लेते हैं। शाकिर गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर डेयरी फार्म एसोसिएशन है। शाकिर गुज्जर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्या वजह है कि आए रोज़ कराची में दूध की कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है? जो डेयरी रिटेलर्स हैं वो कुछ ऐसे भी हैं जो मनमाने रेट्स पर दूध की फ़रोख्त कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह जी, बड़ा ममनून हूँ सुनो टीवी का कि हमारे मौक़िफ़ को लेने के लिए आपने हमें कॉल की। तो मैं आपको एक बात बता दूं जी कि डेयरी फार्मर्स ने जो कमेंटमेंट की थी कमिश्नर ऑफिस में, डेयरी फार्मर अब तक 153 रुपये फ़ी लीटर दूध फ़रोख्त कर रहे हैं होलसेलर को। आगे शहर में क्या रेट फ़रोख्त हो रहा है उससे हमारा कतई कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि दूध की कीमतों के हवाले से जो आपके कंसर्न है और अवामुन नास जो परेशान है वो सही परेशान है, क्योंकि दूध की कीमतें उनकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर चली गई हैं हुकूमती पॉलिसीज़ की बुनियाद पे। मैं बारहा कहता हूँ आप लोगों से कि जी दूध की कीमतों को कम करने के लिए लाइव स्टॉक सेक्टर की राह में हाइल जो रुकावटें उन्हें दूर किया जाए और अजनास की बाय प्रोडक्ट्स की जो एक्सपोर्ट है उसे बंद किया जाए ताकि दूध की कीमतें नीचे आ सके। जैसे आपने कहा कि कमिश्नर कराची के साथ जो रेट्स तय हुए थे उसी रेट्स पर दिया जा रहा है, आगे से रिटेलर्स जो है वो मनमानी कीमतें अपनी वो तय कर रहे हैं। लेकिन क्या इस सिलसिले में कोई ऐसी टास्क फोर्स नहीं बनाई जा सकती, कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं बनाई जा सकती ताकि लोगों को इस कंट्रोल रेट पर दूध मिल सके? असल में जो टास्क फोर्स मौजूद है पर वो गैर फाल है, वो कमिश्नर ऑफिस चाहेंगे तो वो बन सकती है। पर मैं आपको एक बात बता दूं, दूध की कीमतें अब भी हकाइक और शवाहिद और मेरिट की बुनियाद पे नहीं है। दूध की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इस वक्त 200 रुपये लीटर है और दूध 250 रुपये लीटर तक हो जाएगा इस साल के शुरू में, नए आने वाले साल के शुरू में, और दूध की कीमतें अगले महीने मजीद बढ़ाई जाएंगी दिसंबर के एंड तक। ठीक, तो शाकिर साहब ये बताइएगा, जिस तरह से आपने बताया कि 200 रुपये दूध जो है इसकी कीमत मुख्तस कर दी गई है, कुछ जगह ऐसी जहाँ पे दूध जो है 170 रुपये में मिल रहा है, कुछ पे 160 में मिल रहा है, तो दुकानदारों ने अपने रेट फिक्स किए हुए हैं। तो ऐसे में चेक एंड बैलेंस के लिए क्या करना चाहिए आपके ख्याल में, और क्या हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है कि ऐसी चीज़ों पर काबू पाया जा सके? असल में जी देखिए, मैं बता दूं, आप बात कर रही हैं कराची के हवाले से, बात सिर्फ कराची की नहीं है। लाहौर में अभी दूध की कीमतों का इजाफा किया जाएगा, कोयटा में, बलूचिस्तान में भी किया जाएगा और खैबर पख्तूनख्वा और फिर इस्लामाबाद में भी इजाफा किया जाएगा, क्योंकि दूध की पैदावारी लागत हद से ज्यादा बढ़ गई है। हमारे देखिए सैलाब और लंपी स्किन डिजीज के जो आफ्टर इफेक्ट्स है ना वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे अजनास बह गए हैं, हमारी फसलें बह गई हैं, हमारे भूसे के स्टॉक बह गए हैं, हमारा जानवर बह गया जो मवेशी दूध देने वाला, तो हम कहाँ जाए। और दूसरा, जानवरों की नस्ल कशी हद से ज्यादा इस तमाम तर नुकसान पर क्या गवर्नमेंट के साथ आपका कोई राब्ता हुआ, कोई रिलीफ के हवाले से बात हुई है ताकि फार्मर्स को रिलीफ मिल सके? नहीं जी, गवर्नमेंट चूंकि संजीदा नहीं है ना, क्योंकि सियासी बहरान जो है वो आपके सामने है, और यकीनन जब तक कोई स्टेबल नहीं हो जाएगी गवर्नमेंट, कोई मुस्तकिल गवर्नमेंट नहीं आ जाएगी, जब तक नहीं हो सकेगा। हम खत लिखते हैं, इमरान खान की गवर्नमेंट को आ जाती है, नवाज शहबाज शरीफ की हुकूमत, तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। पिछले दिनों में सेक्रेटरी लाइव स्टॉक पंजाब से मेरी मुलाकात हुई थी, पर जो है ना कोई खातिर ख्वाह कोई उसके नताइज निकले नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि वफाकी गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज को बेहतर करना चाहिए। 6 माह के लिए अजनास की एक्सपोर्ट पे पाबंदी आयद कर देनी चाहिए और अजनास
उसकी बाय प्रोडक्ट्स पे हमेशा के लिए पाबंदी आयद कर देनी चाहिए। उससे दूध, मुर्गी, गोश्त और अंडा, ये चारों चीजें सस्ती हो जाएंगी अगर गवर्नमेंट इस पर गौर करे। साहब, आपने कहा कि अगले साल के आगाज पर 250 रुपए फी लीटर पर भी दूध जा सकता है, तो ये तो अल्टीमेटली जो फार्मर्स हैं उन्हें इसका जो है वो बैशिंग का सामना करना पड़ेगा। अगर लोग जो है दूध खरीदने की कुव्वत नहीं होगी उनमें, तो फिर डेफिनेटली ये फिर कैसे सेल आउट कैसे करेंगे? मैं आपको एक बात बता दूं, यकीनन कुव्वत खरीद नहीं है, पर दूध एक इसेंशियल कमोडिटी है ना, हर घर की, हर बच्चे की, हर बुजुर्ग की जरूरत है। हम खुद उस पे बड़े परेशान हैं कि हम दूध की कीमतों को लोगों की कुव्वत खरीद में कैसे लाएं। उसके लिए हम 12 खतूत लिख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च इसकी बड़ी जिम्मेदार है जी। और देखें ना, दूध की कीमतों को कुव्वत खरीद में लाना हुकूमत वक्त का काम है। सर, अभी एक चीज पूछना चाहूंगी आपसे, फार्मर्स को भी कई मुश्किलात जो हैं वो हायल हैं, लेकिन गवर्नमेंट को संजीदा होने की ज़रूरत है, जैसे आपने अभी बात भी की। आपको नहीं लगता फार्मर्स को भी कहीं ना कहीं थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए, थोड़े रेट जो हैं वो मेंटेन करने चाहिए? मैं आपको एक बात बता दूं जी, अगर हम उसमें संजीदा ना होते तो हम दूध की कीमतें 200 रुपये लीटर कराची में कर दी गई थी हमारी जानिब से, पर हमने कमिश्नर कराची से बात होने के बाद हम 2 कदम पीछे हटे हैं और 30 रुपये लीटर दूध की कीमतों में कमी की गई है। तो ये बात ढकी छुपी नहीं है। फार्मर्स चाहते हैं कि गवर्नमेंट के साथ जो उनकी कम्युनिकेशन गैप हो ही ना और बातचीत जारी रहे संजीदा तौर पे। और जो ठीक है, बच्चों के लिए ग़िज़ा और सेहत का हुसूल जो है वो मुश्किल से मुश्किल तर हो चुका है और महंगाई के मारे कराची के शहरी रोते बिलकते अपने बच्चों के लिए ऐसे खरीदेंगे। बहुत शुक्रिया आपका शाकिर साहब, आप हमें इस हवाले से बता रहे थे। कराची तो कराची है, लेकिन दीगर शहरों में भी इस हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना है। दूध की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। टोबा टेक सिंह से राना अब्दुल्ला शफी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। राना अब्दुल्ला शफी, बताइएगा यहाँ पर दूध की कीमतें क्या हैं, लोगों का क्या कहना है इस बारे में? की तरह टोबा टेक्सिंग में भी गवालों की जानिब से दूध की जो खुदसाख्ता कीमतें हैं वो मुकर्रर कर दी गई हैं, जिसके बाइस शहरियों को दूध और दही खरीदने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जब इस सिलसिला में हमारी मिल्क शॉप मालकान से बात हुई तो उनका कहना है कि जिस तरह दूसरी दीगर अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, इसी तरह जो जानवर के जो खाने के लिए चारा और वंडा की कीमतों में इसी तरह इजाफा होता जा रहा है, जिसके बाइस मजबूरन हमें दूध की कीमतों में इजाफा करना पड़ रहा है। शहरियों ने हकाम बाला से मुतालबा किया है कि दूध जैसी बुनियादी ग़िज़ा की जो कीमतें हैं इस पर फौरी सख्ती से नोटिस लिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल्ला। इसी पर बात करेंगे, काशिफ रमज़ान जो है रायवंड में मौजूद है, उनसे जानते हैं। काशिफ, बताइएगा यहाँ पे दूध का जो हुसूल है वो कितना मुश्किल हो चुका है, शहरियों को क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? की तरह अगर बात की जाए रायवंड शहर की दूध दही की कीमतों के हवाले से, तो वो इस वक्त आसमानों से बातें कर रही हैं। गरीब की पहुंच से दूध दही जो है दूर हो चुका है। किसान है, जब उनसे हम इसकी महंगे रेट कम करने की बात करते हैं तो उनका आगे से हमारा ये रोना होता है कि हमारे जो जानवरों का चारा है, खल चोकर वंडा, उनकी कीमतें हैं जो वो आसमानों से बातें कर रही हैं। इस वजह से हमें पीछे से दूध महंगा मिलता है तो मजबूरन हमें भी दूध जो है वो जो दूध और दही जो है वो आगे महंगा बेचना पड़ रहा है। उस दुकानदार का यही कहना है कि हम भी काफ़ी परेशान हैं, जिस दूध दही की जो कीमतें हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं, जिसकी वजह से हमारे गाहकों में भी कमी हुई है। लिहाजा उनकी हुकूमत वक्त से यही अपील है कि खुदारा इसके हवाले से कोई मुनासिब बंदोबस्त किया जाए ताकि दूध दही गरीब आवाम की पहुँच से शुक्रिया आपका इस बारे में आगाह कर रहे थे। हर जगह एक ही कहानी है, दूध की कीमतों में इजाफा जारी है, लोगों के शिकवे शिकायत जारी हैं। कोट चट्टा का रुख कर लेते हैं जहाँ पर हमारे नुमाइंदे एहसन रज़ा खोखर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वहाँ की सूरत हाल क्या है। एहसन, बताएगा यहाँ पर कीमतों में किस हद तक इजाफा हो चुका है और जो शहरी शिकवे कर रहे हैं वो क्या कहते हैं? के दीगर शहरों की तरह कोट छुट्टा में भी दूध और दही की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी हैं। दूध जो गुज़िश्ता एक माह कबल 100 रुपये से 120 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा था, इस वक्त 150 से 160 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। जबकि दही जो कि 120 में 110 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही थी वो इस वक्त 160 से 170 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। जबकि गवर्नमेंट का जो सरकारी रेट मुकर्रर किया गया है उसके मुताबिक दूध 100 रुपये किलो और दही 110 रुपये किलो है। इस हवाले से जब हमारी दुकानदार से बात हो रही थी तो दुकानदार हज़रात का कहना था कि लंपी स्किन बीमारी की वजह से जानवरों की हलाकत हुई है, जिसकी वजह से दूध की शार्टेज का सामना है और दूध के रेट बढ़ चुके हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो रेट दिया गया है उस पर दूध फ़रोख्त करना हमारे लिए मुमकिन नहीं।
जब दूसरी जानब हमारी शहरियों से बातें हो रही थी तो शहरियों का कहना था कि गवर्नमेंट मुकर्रर रेट पर दूध फरोख्त कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ज़ीशान, देखा ये वो शहर थे जहाँ पे बड़ी आसानी से दूध जो है वो हासिल किया जा सकता है। फसलों की कटाई जो है किसान खुद करते हैं, लेकिन उसके बावजूद दूध का इस तरह से महंगा होना बड़ी तशवीशनाक जी बात है। बिल्कुल, ज़रई इलाके हैं ये सारे, यहाँ पर फसलें काश्त की जाती हैं, यहाँ पर फार्मिंग की जाती है। जो भैंसें हैं वहाँ पर बाकायदा तौर पर उनके फार्म्स बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर दूध महंगा होना इंतहाई तशवीशनाक बात है। कोटलाल ईसन की सूरत हाल जो है वो जान लेते हैं। मोहम्मद आसिफ वहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद आसिफ, बताइएगा दूध की कीमतों के हवाले से यहाँ क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं अमूमन, और क्या कीमतें कंट्रोल हैं या यहाँ पर भी दीगर शहरों की तरह महंगा दूध बेचा जा रहा है? लालीसन में मौजूद हूँ। करोड़ लालीसन में दूध जो है वो 120 रुपए किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जहाँ पर शहरी जो है शिकवा करते दिखाई देते हैं कि दूध जो है हमें महंगा मिल रहा है। तो इस हवाले से आज हम एक दुकान पर, मिल्क शॉप पर मौजूद हैं। यहाँ पर हम दुकानदार से बात करते हैं कि ये दूध आखिर महंगा क्यों है, इसकी वजह क्या है। भाईजान, दूध जो है ना वो 120 रुपये दुकान पे हम सेल कर रहे हैं, हमको 100 रुपये मिल रहा है पीछे से। 110 भी उठा रहे हैं और 100 भी उठा रहे हैं। जो कंपनी का रेट है वो जो है ना 100 से ऊपर है। मकसद और वंडा भी महंगा है, सब चीज़ें महंगी है। दूध जो फार्मर है वो दूध नहीं दे रहा, वो 100 से कम नहीं दे रहा जो फार्मर है। और हम कैसे बेचें? दुकान का खर्चा भी है, किराया भी है, मुलाजम भी रखे, उनकी भी तनख्वाह है, कैसे हम बेचें? हमारी मजबूरी है। करोड़ पक्का का जिक्र कर लें तो यहाँ पर एक साल के दौरान दूध 50 रुपये फी लीटर तक महंगा हो चुका है। बिल्कुल, और इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा रमज़ान राना। रमज़ान, बताइएगा यहाँ पे क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? किस तरह से दूध और दही की खरीदारी जो है शहरियों के लिए मुश्किल हो चुकी है? जो दूध और दही के रेट हैं वो आसमान को छू रहे हैं, और अगर देखा जाए तो पिछले एक साल में 70-80 रुपए से बढ़कर 120 से 130 रुपए फी किलो दूध फरोख्त हो रहा है। एक तो जो फैक्टर है वो हर चीज़, जो कि अब फ्यूल के रेट्स इतने ज़्यादा हैं, इसके अलावा जो चारा जाते हैं, जो सब्ज़ चारा है, खुश्क चारा है, बंडा है या चोकर खल, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। और इसके अलावा जो प्राइवेट कंपनीज़, जो डेयरी मसनूआत बनाने वाली जो कंपनीज़ हैं, वो यहाँ से दूध उठाकर महंगे दामों लेकर जाती हैं। उन्होंने तो फिर पैक करके उसे महंगे दामों ही फ़रोख्त करना होता है, मगर जो एक रेगुलर प्राइस है यहाँ पर करोड़ पक्का के जो शहर के अंदर, उस पर बड़ा इसका असर पड़ता है। तो यहाँ के शहरियों से जब हमारी गुफ्तगू हुई तो उनका ये कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि जो इन कंपनियों का कोई इस किस्म का कोई क्राइटेरिया बनाया जाए, ताकि जिसका जो दूध की जो महंगाई का जो असर है वो यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है या लोकल मार्केट है उस पर ना पड़े। बिल्कुल, डिफरेंट मार्केट्स में जो है दूध जो है वो महंगा कर दिया गया है और इसका हसूल जो है वो मुश्किल हो चुका है। और नाजरीन, आपको बताएं कि जिस तरह से छोटे छोटे शहर हैं वहाँ पे जो दूध है वो महंगा हो चुका है, ऐसे में बड़े बड़े शहरों में भी दूध काफ़ी ज़्यादा महंगा कर दिया गया। हाँ बिल्कुल, वहाँ पर भी जो शिकवे हैं शहरियों के वो सामने आ रहे हैं। शहरियों का क्या कहना है, ज़रा आपको वो भी दिखा दें। ना दही मिल रहा है ना ही दूध मिल रहा है, जेड़ा कि एक इंतजामिया की गफलत और ये बहुत बड़ी ज्यादती है शहरियों नाल। इस वास्ते सरकारी रेट उत्ते मुहैया किया जाए। रेट 90 रुपए लीटर है, ये 120 और 150 दे रहे हैं। दही 100 रुपए होनी चाहिए और इन्होंने 130 रुपए दे रहे हैं। दूध का रेट 120 रुपए किलो, 100-150 रुपए किलो लोग सेल कर रहे हैं, और हालांकि गवर्नमेंट की तरफ रेट जो है वो 90 रुपए किलो है। लोग सारी अपनी मनमर्जियाँ करते पे। दूध की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हमारे घर को चलाना या बच्चों को दूध पिलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि काइंडली दूध की कीमतों को कंट्रोल करें। 120 से 150 रुपए किलो दूध फराम किया जा रहा था, कि जबकि हुकूमती जो रेट है वो 90 रुपए, पर गरीब आवाम अफोर्ड नहीं कर पा रही है। हमारे लोगों के साथ ज्यादती है। महंगा बहुत है, इस वजह से दुकान पे महंगा बेचना पड़ता है, हमारी मजबूरी है। सेंटर वाले 125-30 रुपए ले रहे हैं दूध। सेंटर पे 130 रुपए दूध ले रहे हैं। हर जगह अपनी जगह पे हर आदमी सच्चा है। 6 से 8 महीने के अंदर 80 रुपए किलो बिकता था, अब 140 रुपए किलो हो गया है। हुकूमत को चाहिए आवाम पर रहम करे। कुकर महंगे, वड्डा महंगा है, खल महंगी है, रकबे महंगे, टैंक वाले बहुत तेजी नाल खींचते पर वो महंगे चाहिए पर। पूरे करोड़ शहर में दूध महंगा मिल रहा है, लिहाजा हुकूमत वक्त से अपील है कि दूध सस्ता कर दें। दूध जो है ये हमारे बच्चों की बुनियादी ग़िज़ा है, कम से कम इसको तो सस्ता कर दे। महंगाई के ये आलम है, गरीब आदमी दूध नहीं ले सकता। हुकूमत और कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम दूध सस्ता कर दे, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए हम दूध खरीद सकें।
बुनियादी ग़िज़ाई ज़रूरियात का अहम जुज़्व है दूध। अगर यही नहीं मिलेगा तो फिर गुजारा कैसे होगा। शिकवे शिकायत शहरियों के आपने सुने और बजा हैं चूँकि कीमतों में इजाफा जारी है, लोगों की कुव्वत ख़रीद जवाब देती जा रही है। काशिफ भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डेयरी एक्सपर्ट हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डेयरी मसनूआत जो हैं वो दिन ब दिन महंगी होती चली जा रही हैं। एक जानिब जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, उनका शिकवा है कि जी लागत महंगी हो गई है, जो चारा है, जो दीगर चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही हैं। लेकिन आवाम की पहुंच से अगर दूध ही दूर हो जाएगा तो फिर कैसे गुजारा करेंगे? आपकी क्या राय है इस बारे में? बिल्कुल दुरुस्त है। और मैं ये सुन रहा था जो आप मुख्तलिफ इंटरव्यूज दे रहे हैं, और ये तो फैक्ट है कि एक जनरल इन्फ्लेशन का फैक्ट है जिसमें फॉडर भी, ट्रांसपोर्टेशन भी और बाकी जो चीज़ें हैं उसकी वजह से एक जनरल इन्फ्लेशन का इफेक्ट है। लेकिन मेरे नज़रिए से ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं। असल में हमारे जो डेयरी इंडस्ट्री है या ओवरऑल लाइफ स्टॉक सेक्टर है, इसके बड़े फंडामेंटल चैलेंजेस हैं जो ग्रास रूट लेवल पे हैं, और जब तक उस लेवल पे रिफॉर्म्स ना इम्प्लीमेंट किए जाएं तो ये क्राइसिस एलिवेट होंगे, बल्कि इंक्रीज होते जाएंगे वक्त के साथ साथ। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 2015 में जो मिल्क की सप्लाई है और डिमांड में कोई 1.5 बिलियन लीटर्स का गैप था। अब प्रोडक्शन तो इतनी इंक्रीज नहीं हुई, एंड ऑब्वियसली हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, अर्बनाइजेशन है, इसकी वजह से डिमांड मल्टीपल। अच्छा बट सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन, आपने कहा कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। रिफॉर्म्स की ज़रूरत पाकिस्तान के हर शोबे को है इस वक्त, लेकिन जो इस तरह की चीज़ें हैं, हालांकि हम मईशत की बात करते हैं, डेफिनेटली लाइफ स्टॉक का, डेयरी का बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तान की मईशत में, लेकिन इस पर रिफॉर्म्स कौन करेगा? क्या कभी इस हवाले से गौर किया गया, कभी बात की गई, किसी ने इस हवाले से कोई इंदिया दिया है? जी, मेरा ख्याल है एक जनरल अंडरस्टैंडिंग तो ऑल रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज में है कि हमारे चैलेंजेस क्या हैं। हम सबको पता है कि हमारे चैलेंजेस में ब्रीड है, फीड है, ओवरऑल कैपेसिटी बिल्डिंग है, क्योंकि अभी भी ट्रेडिशनल मेथड है। लेकिन उसके ऊपर जो ऑन ग्राउंड जिसे कहते हैं एक्टिविटीज करना और एक रिफॉर्म्स लेके आना, वो देखने में नजर नहीं आता। रियलाइजेशन है, जितनी भी मेरी पास्ट में भी इंटरेक्शंस रही हैं मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज के साथ, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन, लेकिन इनिशिएटिव नहीं है, कुछ ऑन ग्राउंड कुछ एक्टिविटीज हो। सर यकीनन आपने बात की, कोई इनिशिएटिव जो है वो नहीं लिया जा रहा। अगर हम देखा जाए तो हमारी जो डेयरी इंडस्ट्री है, लाइफ स्टॉक है, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है आम आवाम को, और आई गेस फार्मर्स को भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है। सर अगर तरक्की याफ्ता मुल्कों की बात की जाए तो इस वक्त अब हमारे पास 6 गुना कम है दूध की पैदावार, तो अभी हमें इन चैलेंजेस में निकलने के लिए क्या हिकमत अमली अपनानी होगी? जी, ये जो रिफॉर्म्स होते हैं इनमें बाय द डेफिनेशन रिफॉर्म्स कोई भी शॉर्ट टर्म नहीं होते। हाँ, शॉर्ट टर्म में ये हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट कुछ इंपोर्ट को अलाउ कर दे पाउडर की, उससे बैंड है, लेकिन उसके दूसरे इम्प्लीकेशंस होंगे। लेकिन रिफॉर्म्स थोड़े से लॉन्ग टर्म ही होते हैं। आपने जैसे बात की कि 6 टाइम हमारी प्रोडक्शन लो है, बिल्कुल हमारे जो क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ फीड है वो वर्ल्ड एवरेज से हाफ है, और हमारा जेनेटिक पूल भी इतना पुअर है कि हम 1300 लीटर्स पर एनम वाले एनिमल रख रहे हैं, जबकि दुनिया 9000 लीटर पर एनम पे चली गई है। तो हम वेरी सोर्स से कंपेटिटिव नहीं है। तो अब फार्मर भी जो कंप्लेन कर रहा है वो बेचारा सही कह रहा है, और जो कंज्यूमर भी कंप्लेन कर रहा है वो भी सही कह रहा है। बिल्कुल, फार्मर्स की जानिब से जो भी रिजर्वेशन जो है वो दी जा रही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, और इसमें कोई हिकमत अमली में काम बनाने की ज़रूरत है, और इस पर मजीद भी काम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका काशिफ भट्टी साहब, आप हमें तफसीलन इस हवाले से बता रहे थे। शदीद जो है वो तशवीश का इज़हार मुख्तलिफ जो लोग हैं उनके जानिब से किया जा रहा है। अवाम की जो रिजर्वेशंस हैं वो खदशात हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके खदशात भी दूर होने चाहिए। बहरहाल इस हवाले से आने वाले प्रोग्राम्स में भी बात करते रहेंगे। अभी यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, अब बात करते हैं महकमा रेलवे की गफलत के हवाले से। महकमा रेलवे की गफलत के सबब फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की सिक्योरिटी का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। सामान की चेकिंग के लिए लगाई गई
स्कैनिंग मशीन खराब पड़ी है, जबकि 12 में से 8 CCTV कैमरे भी काम नहीं कर रहे। क्या सूरत हाल है ये हम जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद मोहम्मद शहरोज इबाद हमारे साथ मौजूद हैं। शहरोज बताएगा ओवरऑल सूरत हाल क्या है यहाँ रेलवे स्टेशन पर, और क्या वजह है कि इंतजामिया की तवज्जो नहीं है। तो फैसलाबाद के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और यहाँ रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की सिक्योरिटी का निज़ाम मुकम्मल तौर पर धर्म भरम है। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर स्कैनिंग मशीन लगाई गई थी जो कुछ असर चलने के बाद बंद हो गई थी। इस वक्त जो स्कैनिंग मशीन है मेरे पीछे है, ये मुकम्मल तौर पर बंद पड़ी है और ख़राब पड़ी है। मुसाफिर इसी तरह ही अपना सामान अंदर लेकर जाते हैं और जो मुसाफिर वापस आते हैं वो भी इसी तरह ही बाहर निकल जाते हैं। और जो वॉक थ्रू गेट हैं इस रेलवे स्टेशन के वो भी मुकम्मल तौर पर ख़राब पड़े हैं। यही नहीं, इस रेलवे स्टेशन के अंदर जो CCTV कैमराज हैं वो भी मुकम्मल तौर पर बंद पड़े हैं। 12 टोटल CCTV कैमराज हैं जिनमें से 8 CCTV कैमराज मुकम्मल तौर पर बंद पड़े हैं और वो ख़राब है, उन्हें कोई ठीक करने वाला नहीं है, ना ही इस स्कैनिंग मशीन को कोई ठीक करने वाला है। अब देखना यह है कि इस रेलवे स्टेशन की इंतज़ामिया कब जो है वो एक्शन लेती है और इस सारी सूरत हाल को बेहतर करती है और स्कैनिंग मशीन को और CCTV कैमराज को बेहतर करती है ताकि सिक्योरिटी के मामला बेहतर हो जाएं और लोगों की जो है वो अगर खुदा न खास हो कि चाहता तो उसको रोका जा सके। जी तो नाज़रीन, महकमा रेलवे को इस हवाले से मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इस पे स्कैनिंग मशीन ठीक नहीं की जा सकती या सिक्योरिटी के लिए जो कैमरास लगाए जा सकते हैं अगर उनको ठीक नहीं किया जाएगा तो कोई भी बहुत बड़ा सान्हा हो सकता है। सिक्योरिटी के हवाले से जो है बहुत बड़ा सवालिया निशान है और शहरियों की ज़िंदगी दाव पर लग सकती है। शहरी इस हवाले से किन रिजर्वेशंस का इजहार कर रहे हैं आपको वो दिखाते हैं। का बहुत इशू है, ठीक है। CCTV कैमरे वो भी होने होते, ठीक है। और जो ये जो गेट बनाया और आउटर गेट, इसमें भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मशीनें तो वैसे ही ख़राब हैं, यहाँ पे कोई मैनुअल सिस्टम भी नहीं है चेकिंग का। कोई भी हादसा किसी भी सूरत में किसी भी वक्त हो सकता है। फैसलाबाद का देखकर बड़ा स्टेशन है, यहाँ ना स्कैनर्स काम कर रहे हैं ना जो CCTV कैमराज हैं ये काम करते हैं। रेलवे जो मुलाजमीन है उनको चाहिए कि अपनी जो सिक्योरिटी है ना इनको अच्छा बनाएं। नहीं, ये मशीन तो ठीक होनी चाहिए, इसमें हमारा ही फ़ायदा है। जब कोई भी मसला होगा वो हमारी एजेंसी को जल्दी पकड़ लेंगी, पुलिस हमारी ये कार्रवाई कर सकेगी। अवाम के खदशात आपने सुन लिए जिनका इजहार वो कर रहे हैं। इसी बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद महमूद चौधरी साहब जो कि मरकज़ी चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं रेलवे प्रेम यूनियन के। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी इशू है, यहाँ पर CCTV कैमरे ख़राब होना, स्कैनिंग मशीनों का ख़राब होना, ये किसी बड़े सानहे का सबब बन सकते हैं। क्या वजह है कि यहाँ पर इंतज़ामिया इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रही? बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी, आपने जो इशू उठाया है ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। पूरे मशीन भी 4-5 साल से बिल्कुल आउट ऑफ ऑर्डर है। सिक्योरिटी के हवाले से वाकई जो है वो मैन जो है वो ही मतलब पुलिस मुलाजमीन वो एंट्रेंस पे जो होते हैं, लेकिन उससे जो है वो सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त जो है ना वो नहीं होता। ये एक्चुअली जो है ना ये रेलवे पुलिस के अंडर है, रेलवे पुलिस के बजट से इसको लगाया गया था और इसका इस्तेमाल और इसकी मेंटेनेंस वगैरह और सारा कुछ जो है ना वो रेलवे पुलिस के अंडर ही है। रेलवे पुलिस ने जो है ना इसको वो बना के बजट के हवाले से जो है वो इसको भेजा हुआ है रेलवे स्टेशन को और अपने हायर अथॉरिटी को। लेकिन रेलवे क्योंकि आजकल जो है वो माली तौर पर क्राइसिस का शिकार है। क्राइसिस का शिकार जो है वो सिर्फ इन्हीं मामलात के लिए लगता है, क्योंकि बाकी जो अपने मामलात हैं जो अपने मफाद हैं वो तो पूरे हो रहे होंगे। ये अवामी इशू है, इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है। एक बात यह है कि अवामी इशू बिल्कुल है, इसमें सिक्योरिटी से तो ज्यादा मतलब सेंसिटिव इशू कोई भी नहीं है। लेकिन जो हायर अथॉरिटी रेलवे पुलिस की जो हायर अथॉरिटी है उनको इसके ऊपर जिस जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था वो अब तक इस पे नाकाम रहे हैं। आपकी बात आपको मैं बताऊं कि रेलवे फैसलाबाद के स्टेशन उसकी सराउंडिंग में रेलवे बजट से पूरी सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी के वाले से दीवारें बनाई गई हैं और 15 चेक पोस्टें बनाई गई हैं, बुर्जियां बनाई गई हैं। लेकिन रेलवे पुलिस के हमले की तादाद ना होने की वजह से उनके ऊपर भी सर रेलवे का इतना बड़ा हमला है, इतने ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल है ये हमला, इसकी निशानदेही तो आप लोगों ने ही करनी है ना कि 12 में से सिर्फ 8 कैमरे जो हैं वो खराब हैं और बाकी कैमरे काम कर रहे हैं। तो इतने ज्यादा लोग जो है वो ट्रैवल करते हैं
तो ये उनकी जानों के साथ खेलने के मुतरादिफ है। आप लोग निशानदेही करेंगे, इसके लिए स्टैंड लेंगे, तो उसके बाद कैमरास लगेंगे। आपकी बात सही है। हम जो है वो प्रेस के जरिए भी और रेलवे स्टेशन से कन्वर्सेशन के दौरान भी मिनिस्टर साहब के साथ भी हम करते हैं। वो जो है वो माली अपनी प्रॉब्लम जो है वो उसका इजहार करते हैं। हमने उनको कहा कि जी आप हुकूमत पाकिस्तान को कहें कि सिक्योरिटी का जो बजट है उस बजट से इनके ऊपर जो है ना वो आपको फंड दे और उस बजट से करे, क्योंकि सिक्योरिटी से मुंसलिक खाली रेलवे नहीं है, वजारत दाखिला भी इसकी जिम्मेदार है और सिक्योरिटी के तमाम जो खालिद साहब तमाम लोग बराबर के जिम्मेदार हैं। प्रेम यूनियन बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक रहती है। हमने देखा है मुख्तलिफ जो मामलात हैं उनका हल जो है एहतजाज के बाद ही निकल आता है। क्या प्रेम यूनियन ने इस हवाले से अपनी आवाज़ उठाई है? क्या आप खुद वहाँ तक गए हैं इस हवाले से? प्रेम यूनियन इसके लिए आवाज बनती भी है और आइंदा भी बनेगी और हमें पाकिस्तान के मीडिया की भरपूर सपोर्ट भी है और आइंदा भी हम ये समझते हैं कि मीडिया हमें सपोर्ट भी करेगा और इस इंतहाई सेंसिटिव अवामी इशू को हमने पहले भी मतलब इसको उठाया है, हम आइंदा भी उठाएंगे। सर, अगर आपने इस अवामी इशू को पहले उठाया, क्या आपकी आवाज नहीं सुनी गई या उन्होंने आपकी बात नहीं मानी? आपने मुतल्लिका लोगों से बात की इस बारे में? जब भी हमने रेलवे स्टेशन और रेलवे पुलिस से इस पे बात की है, उन्होंने हमें यही रोना रोया कि हमारे पास वसाइल नहीं है, वफाकी गवर्नमेंट और फाइनेंस मिनिस्ट्री हमें वसाइल नहीं दे रही। तो ये कह रहे हैं कि वसाइल हमें फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं दे रही। तो वो कह रहे हैं कि हम एक नंबर के स्केल का आदमी जो है वो भी खुद भर्ती नहीं कर सकते जब तक फाइनेंस मिनिस्ट्री अप्रूवल न दे। तो रेलवे की एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का जिम्मा है कि हमें वसाइल दे। हम तो एक नंबर स्केल का मुआवन जो है वो भी भर्ती नहीं कर सकते जब तक फाइनेंस। ठीक है, वसाइल नहीं है, वसाइल के बगैर जो है कैमरे नहीं नस्ब किए जा सकते, स्कैनिंग मशीन जो है वो ठीक नहीं करवाई जा सकती और जब वसाइल होंगे तो तब बेहतर चीज़ें जो हैं सर अंजाम दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका खालिद महमूद साहब, आप हमें वक्त दे रहे थे। लेकिन इस हवाले से शहरियों का जो खदशा था, शहरियों के जो शिकायत थी वो बिल्कुल बजा थी कि यहाँ पर सिक्योरिटी इशूज़ बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। बहरहाल देखेंगे इस पर क्या फॉलोअप होता है और हम कोशिश करेंगे इस हवाले से मज़ीद खबरें भी आप तक पहुँचाते रहें। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, अब बात करेंगे कोयटा की, जो कि पाकिस्तान का अहम शहर माना जाता है और बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत भी। खेल के मैदान और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दोनों से ही महरूम है। शहर के नौजवानों को गली मोहल्लों या फिर सड़कों पर मैदान सजाने पड़ते हैं। क्या सूरत हाल है यहाँ पर जान लेते हैं मुहिबुल्लाह से। मुहिब बताइएगा, बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत, यहाँ पर खेल का मैदान है ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, क्या वजह है? बिल्कुल, सूबाई हुकूमत की जानिब से कोयटा में अब तक जो है कोई स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो है वो तामीर ना हो सका, जिसकी वजह से यहाँ के जो नौजवान हैं वो ग्राउंडों के बजाय सड़कों और मोहल्लों में जो है हमें क्रिकेट जो है खेलने नज़र आते हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ कोयटा क्यायूब स्टेडियम में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो नौजवान हैं वो इस वक्त रोड पे क्रिकेट खेल रहे हैं। स्पोर्ट्स ग्राउंड या स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स ना होने की वजह से हमारे साथ नौजवान खड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। सर, क्या कहेंगे आप, यहाँ पे रोडों में सड़कों में क्रिकेट खेलते हैं ग्राउंड ना होने की वजह से? सर, यहाँ पे जो मौजूदा बलूचिस्तान की सूरत हाल है इन्होंने बहुत पसमानदा रखी हुई है। जो स्पोर्ट्स के ग्राउंड्स ना होने की वजह से हम लोग यहाँ पे रोड पे खेलने पे मजबूर है। यहाँ पे जैसे गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं, बाइक्स भी गुजर रही है, ट्रैफिक भी है, इसमें ख़तरा भी है, लगने का भी है, दुखने का भी है, लेकिन इन्होंने ये बलूचिस्तान को बहुत पसमानदा रखा हुआ है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और नौजवान खड़े हुए, उनसे पूछते हैं, सर आप क्या कहेंगे, ग्राउंड्स नहीं है तो आप लोग इन सड़कों में रोडों में क्रिकेट खेलते हैं? ये सर अभी हुकूमत की तरफ से अभी ग्राउंड देना चाहिए। अभी हम रोड पे खेल रहे हैं, लोग गुजर रहे हैं, आ रहे हैं, बाल लग रहे हैं, क्या कहें अभी सर इस हुकूमत को। जी बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे जो नौजवान है वो काफ़ी अफसरदा है गवर्नमेंट की कारकर्दगी के हवाले से। कह रहे हैं कि अब तक जो है गवर्नमेंट की जानिब से कोयटा में अब तक जो है कोई स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो है वो तामीर ना हो सका, जिसकी वजह से हम लोग इन गवर्नमेंट की जानिब से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, जिससे नौजवान जो हैं वो काफ़ी अफसरदा हैं। बहुत शुक्रिया आपका मुहिबुल्लाह, आप हमें इस हवाले से बता रहे थे। नाजरीन, अब बात करते हैं जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट मसाइल की अमाजगा बन चुकी है। सीवरेज का तबाहाल निज़ाम और शिकस्ता सड़कें लोगों के लिए शदीद मुश्किलात का सबब बन रही हैं। क्या सूरत हाल है ये जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे हसन शेख से। हसन बताएगा, यहाँ पर क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, जो अवामी मसाइल हैं क्या उन्हें एड्रेस किया जा रहा है?
जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट जो कि इस वक्त मसाइल की आमाजगाह बन चुकी है। मुल्तान की टिम्बर मार्केट और लक्का मंडी में रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों करोड़ों रुपए का कारोबार होता है, लेकिन जो मसला है वो ये है कि यहाँ पर जो बुनियादी सहूलियात है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जबकि सेवरेज लाइन की बंदिश के बायस जो गटरों से निकलने वाला पानी जो है वो सड़कों पर बहने लगा है, जिसके बायस बेशतर सड़कें जो टिम्बर मार्केट की इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। यहाँ पर जब हमारी ताजिर बरादरी से बात हुई, उनका ये कहना था कि जहाँ जहाँ सेवरेज का गंदा पानी खड़ा है वहाँ पर कारोबार बिल्कुल ना होने के बराबर है। कस्टमर जो है वो दुकानों पर नहीं आ रहा। सड़कें जो है उनकी खस्ता हाली को बेहतर बनाया जाए, सड़कों जो है जो टूट फूट का शिकार है उसकी तामीर और मरम्मत का काम किया जाए, ताकि जो ताजरों और ख़रीदारों के जो मसाइल है वो हल हो सके। बिल्कुल, इसके बाद शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हसन, आप हमें इस हवाले से बता रहे थे। ये वो तमाम तर अवामी मसाइल हैं जिनका हल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन शायद ये वो मसाइल हैं जिनके जानिब हुकाम तवज्जो नहीं देते। हमारी कोशिश होगी अपने प्रोग्राम के ज़रिए इन तमाम मसाइल पर हुकाम की तवज्जो मरकूज़ फरमाएँ। आज के प्रोग्राम से इतना ही।